डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वीडियोस की सीरीज है, इसमें हम गुप्ता एंड गुप्ता का जो न्यू एडिशन आया है उसमें जो नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं वो हम कवर कर रहे हैं। आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 439 से लेके क्वेश्चन नंबर 460 तक कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 439 में दिया है कि कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड ट्राइएक्सियल टेस्ट जो होता है उसमें सैचुरेटेड सॉइल सैंपल में पोर वाटर प्रेशर 0 कौन कौन से स्टेज पे होगा। तो आपने ये स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल थ्योरी में पढ़ा होगा जरूर कि यहाँ पे ये स्प्रिंग लगी हुई है और इसमें वाटर फिल किया हुआ है। इसको अगर आप इसमें प्रेशर लगाओगे तो इनिशियल स्प्रिंग लोड नहीं लेगी, क्योंकि स्प्रिंग तो जब तक प्रेस हो रही होगी तभी लोड लेती है। तो पहले वाटर है वो पूरा का पूरा स्ट्रेस वाटर पे जाएगा, फिर वाटर धीरे धीरे एस्केप करेगा। अगर ड्रेनेज अलाउ है तो एस्केप करेगा तो कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम रिडक्शन होगा। स्प्रिंग है वो थोड़ी सी दबेगी और इसके कारण वो लोड लेगी, कुछ पार्ट है वो स्प्रिंग लेगी, धीरे धीरे सारा लोड स्प्रिंग पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो सेम यही मैकेनिज्म हमारे सोइल के केस में होता है। इनिशियली सारा वाटर जो स्ट्रेस है वो जाता है वाटर पे और उसके कारण पोर वाटर प्रेशर है वो बढ़ता है। अब अगर हम ड्रेनेज अलाउ कर रहे हैं तो जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है वो एस्केप करेगा और स्ट्रेस ट्रांसफर होगा सोइल के ऊपर। तो अब जब हम ड्रेनेज अलाउ करते हैं तो उस केस में तो पोर वाटर प्रेशर है वो 0 रहता है, और अगर हम ड्रेनेज अलाउ नहीं कर रहे हैं तो पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि इनिशियली स्ट्रेस जाएगा वो पोर वाटर पे जाएगा। अब नाम से ही पता चल रहा है कंसोलिडेटेड, यानी फर्स्ट जो कंसोलिडेशन स्टेज है उसमें तो हम ड्रेनेज अलाउ कर रहे हैं और सेकंड वाले में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अनड्रेन्ड ट्राइएक्सियल टेस्ट यहाँ पे लिखा गया है। दो स्टेजेस होते कौन से हैं, ये आपका सिंपल है। इनिशियली एक यूनिफॉर्म प्रेशर लगाया जाता है चारों तरफ से, जिसको हम बोलते हैं सेल प्रेशर। तो इस वाले स्टेज में जब ये सेल प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे तो हम ड्रेनेज अलाउ करते हैं। दूसरा वाला जो स्टेज है कंसोलिडेशन, सॉरी ये तो कंसोलिडेशन स्टेज हो गया। दूसरा जो सीरिंग स्टेज है उसमें हम एक डेरिवेटिव स्ट्रेस और लगा देते हैं सेल प्रेशर के साथ में। तो उस वाले स्टेज में सेकंड वाले में हम ड्रेनेज को अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अनड्रेन टेस्ट है। तो कंसोलिडेशन स्टेज है उसके एंड पे तो क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर 0 होगा, उसके बाद पोर वाटर प्रेशर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैंने थ्योरी लिख दी है यहाँ पे, आप रिवीजन के लिए इस सबको यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 440 तो सबसे सिंपल है, सबको ही पता होगा। ओएमसी है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, एसपी है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, एमडीडी है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और एसपी है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। तो यहाँ पे दिया गया है कि ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद ओएमसी जो होगा, एमपी क्या है मॉडिफाइड प्रॉक्टर, एसपी है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर। तो बेसिकली ये ग्राफ तो पता ही होगा सब लोगों को आपको कि इनिशियली स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का ये होता है। कहीं पर अगर हमें हैवी कॉम्पेक्शन करना है तो हम मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट यूज करते हैं और ये वाला ग्राफ बनेगा। दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कम आएगा मॉडिफाइड में, और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो आ रही है उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी कंपेयर टू स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। इसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट था वो ये था, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी थी वो ये थी। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओएमसी क्या है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का ज्यादा होगा, एमडीडी मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट का ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 441 में दिया है कि कंसोलिडेशन टेस्ट अगर हम अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल पे कर रहे हैं 10 मीटर की डेप्थ पे, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर बिलो हमें ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब सैंपल लेके वहां से अनडिस्टर्ब। सैचुरेटेड यूनिट वेट है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर है 90 किलो पास्कल। तो आपसे पूछा गया है कि अगर वाटर टेबल है ग्राउंड लेवल पे है तो यहाँ पर ओवर कंसोलिडेशन रेशियो क्या होगा। ओवर कंसोलिडेशन रेशियो क्या होता है कि इनिशियली अभी तक उसकी हिस्ट्री में सोइल में मैक्सिमम जो स्ट्रेस एक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, डिवाइडेड बाय अभी जो स्ट्रेस एक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है। तो पहले कंसोलिडेशन हुई है वो 90 किलो पास्कल पे, ठीक है। इसको आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 90 इंटू 3 कर दो। अभी क्या एक्ट कर रहा है, अभी सिग्मा डेस क्या हो जाएगा, गामा जेड माइनस यू। गामा है आपका 16 जो सबमर्ज्ड वाला है वो लेंगे हम यहाँ पे, जो सैचुरेटेड वाला है सॉरी। तो इसको हम जेड से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, माइनस यू क्या हो जाएगा, वाटर टेबल यहाँ पे है इससे 10 मीटर नीचे वाटर प्रेशर क्या होगा, ऊपर वाटर प्रेशर गामा डब्ल्यू एच। तो गामा डब्ल्यू आपको हम यहाँ पे 10 दिया गया है, और वैसे भी आप ले सकते हो 10, नहीं दिया तो भी इतना नजदीक ऑप्शंस नहीं होते कि आपको एग्जैक्टली 9.81 लेके कैलकुलेट करना पड़े। तो 10 माइनस एच भी 10, तो ये आपका आ गया 60 यहाँ पे आपका आ गया किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल होता है, तो 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम 60 इंटू 10⁻³ लिख देते हैं। तो ये 60 इंटू 10⁻³ ऊपर अभी तक का मैक्सिमम जो उस पे प्रेशर एक्ट किया है, स्ट्रेस एक्ट किया है, वो नीचे करंट में जो स्ट्रेस एक्ट कर रहा है वो। तो 9/6 इसको सोल्व करोगे तो 1.5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 442 में दिया गया है कि एक स्ट्रिप फुटिंग है जो कि रेस्ट कर रही है ग्राउंड सरफेस पे। सॉइल का टाइप है वो प्योर क्ले टाइप है और एंड्रेंड कोहेशन है वो Cu है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी क्या होगी फुटिंग की। तो सबसे पहले तो जनरलाइज्ड जो फॉर्मूला होता है बेरिंग कैपेसिटी का वो लिखेंगे आप, QNQ प्लस 0.5 B गामा एन गामा। अब यहाँ पर जो सोइल है वो प्योरली क्ले टाइप की है, क्ले टाइप की सोइल के लिए गामा 0 होता है, यानी आपका ये वाला पैरामीटर, ये वाली टर्म है, ये 0 हो जाएगी। वहीं पे दिया गया है कि सोइल है वो सरफेस पे रेस्ट कर रही है, यानी Q इज इक्वल टू आपको पता है गामा DF होता है, और DF आपका 0 हो गया क्योंकि जो फाउंडेशन है वो सरफेस पे ही रेस्ट कर रही है, ग्राउंड सरफेस से नीचे नहीं है। तो अब QU आपका आ गया CNC। यहाँ पर NC है ये कांस्टेंट होता है, जो कि स्ट्रिप फुटिंग के लिए होगा 5.14 सरफेस पे जो रेस्ट करनी है, और सर्कुलर और जो स्क्वायर टाइप की फुटिंग है उनके लिए होगा NC इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर 5.14 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस 1, सॉरी पाई प्लस 2, पाई 3.14 होता है ना, पाई प्लस 2 इंटू C। तो ये इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी जो ऑप्शन डी में दी गई है। सर्कुलर और सिलेंडर का, सॉरी सर्कुलर और स्क्वायर का भी याद रखना है आपको, यहाँ पर डी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 443 में दिया गया है कि एक लेबोरेटरी टेस्ट कंडक्ट किया गया, उसमें ये डिफरेंट वैल्यूज मिली। नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट आया 18%, जो आपका लिक्विड लिमिट है वो आया 60%, प्लास्टिक लिमिट आपका है 25%, और इसी के साथ में परसेंटेज ऑफ क्ले साइज्ड पार्टिकल्स जो है उनका परसेंटेज है 25%। यहाँ पर आपसे पूछा गया है लिक्विडिटी इंडेक्स और एक्टिविटी। लिक्विडिटी इंडेक्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, W माइनस WP अपॉन IP। तो सिंपल सी चीज, आप वैल्यूज रख दो यहाँ पे 60, सॉरी 60 नहीं, एक्चुअल जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो 18 है, 18 माइनस 25 अपॉन 16 माइनस 25, इस तरीके से ये लिक्विडिटी इंडेक्स आ जाएगा। एक्टिविटी क्या होगा, एक्टिविटी होगा IP डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले साइज पार्टिकल्स। तो यहाँ पे IP आपका आएगा 60 माइनस 25, और परसेंटेज ऑफ क्ले साइज पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे दिया गया है आपको 25%। तो इसको आप 25 से डिवाइड करोगे तो 35 अपॉन 25, ये आपका यहाँ पे कुछ आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा ये, और 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो 1.4 वाला जो है ये इन दोनों में से कोई सा होगा, और इसके जो हम वैल्यू निकालेंगे ये नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 444 भी काफी सिंपल सा है। यहाँ पे दिया गया है कि प्लेट लोड टेस्ट कंडक्ट किया गया, एक स्टेटम में साइज था वो 0.3 मीटर बाय 0.3 मीटर था। अल्टीमेट लोड पर यूनिट एरिया ऑफ प्लेट था वो 180 किलो पास्कल था। लोड जो एक्चुअल लोड डिवाइडेड बाय एरिया करके ये निकाला गया है। यहाँ पे आपसे पूछा गया अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी 2 मीटर वाइड स्क्वायर फुटिंग की क्या होगी। तो प्लेट लोड टेस्ट में मतलब प्लेट की फॉर्म में, प्लेट के ऊपर से हमने लोड लगाया, प्लेट के थ्रू लोड लगाया, तो उसके में अल्टीमेट लोड जो कैरी कर पा रही थी सोइल वो था 180 किलो पास्कल। आपसे पूछा है 2 मीटर वाइड स्क्वायर फुटिंग के लिए क्या होगा। सोइल आपको दिया गया है क्ले टाइप का, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि QU यहाँ पे CNC आता है, ये किया है हमने पिछले क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर आपका ये चीज क्लियर हो गई कि अल्टीमेट जो लोड ले सकता है, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी भी उसी को हम बोलते हैं, वो है डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो चाहे प्लेट के लिए वो फाउंडेशन के लिए सेम ही होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं पर भी बी नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर आपका 180 ही हो जाएगा। सेम कंसेप्ट पे आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में, आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है बस। क्वेश्चन नंबर 445 में दिया गया है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रायक्सियल टेस्ट के रिगार्डिंग है, और इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, सिग्मा 1 आपका मेजर स्ट्रेस होता है, सिग्मा 3 आपका माइनर स्ट्रेस होता है, ये हो गई मोर सर्किल की बात। उसके बाद सिग्मा 1 आपका सिग्मा 3 आपका क्या होगा, सबसे पहले ये होगा सेल प्रेशर, जो कि सॉइल सैंपल में हम चारों तरफ से सेम जो प्रेशर लगाते हैं वो,
और ये होगा सेल प्रेशर प्लस डेविएटर स्ट्रेस। अब यहाँ पे मोर सर्किल हम प्लॉट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जनरल है ये मोर सर्किल का, यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स का कुछ रोल नहीं है कि हम माइनर स्ट्रेस को प्लॉट करते हैं। मान लिया ये माइनर स्ट्रेस है आपका सिग्मा 3 और ये आपका मेजर स्ट्रेस है सिग्मा 1, ठीक है। ये प्रिंसिपल प्लेन है, ये वाले दोनों, इन पे कोई भी शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट है उसको सेंटर लेंगे और हम ऐसा एक सर्किल बना देंगे। अब हम किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे क्या दिया है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3, तो स्ट्रेस पॉइंट है वो लाई करेगा ओरिजिन पे। तो सिग्मा 3 आपका यहाँ था और सिग्मा 1 भी इसी के इक्वल हो जाए तो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से होगा कि सिग्मा 1 भी यहीं पे है और सिग्मा 3 भी यहीं पे है, यानी अब आपका ये पॉइंट ही होगा मोर सर्किल। एक रेडियस 0 का बन जाएगा, एक सर्किल, एक जस्ट पॉइंट बन जाएगा बेसिकली सर्किल की जगह पे, बट ये ओरिजिन पे तो नहीं बनेगा। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सेकंड में दिया है कि दोनों इक्वल होंगे, तो उस केस में पी एक्सिस ऑफ द पी क्यू प्लॉट पे ये लाई करेगा। तो यहाँ पर हम नॉर्मल स्ट्रेस लेते हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमें मिलते हैं शियर स्ट्रेस। जैसे कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट लूँ तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इसका नॉर्मल स्ट्रेस होगा और ये वाला होगा ये शियर स्ट्रेस होगा। तो इसको पी एक्सिस बोल देते हैं और इसको क्यू वाली एक्सिस बोल सकते हो। तो अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 3 इक्वल आ गए, जो अभी वाला केस हमने देखा, तो ये पॉइंट बना है यहाँ पर इस पे एक, तो इसमें क्या होगा, पॉइंट होगा स्ट्रेस पॉइंट और ये लाई करेगा पी एक्सिस पे। यस, करेक्ट स्टेटमेंट है, पी एक्सिस पे लाई कर रहा है। क्वेश्चन स्टेटमेंट आर में दिया है कि सिग्मा 1 अगर सिग्मा 3 से ग्रेटर है तो पी और क्यू बोथ हैं वो पॉजिटिव होंगे। तो मान लिया कि सिग्मा 1 आपका ये है, सिग्मा 3 आपका ये है, सिग्मा 1 आपका ये है, यह है जो जनरली होता है मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो इस केस में आपका ये मोर सर्किल बनेगा और यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट पी एंड क्यू आर पॉजिटिव। स्ट्रेस पॉइंट जो है पी और क्यू है वो दोनों पॉजिटिव होंगे। स्टेटमेंट आर में यहाँ पर दिया है कि सिग्मा 1 है वो सिग्मा 3 से ग्रेटर होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, मान लिया ये सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 ग्रेटर है, तो मैं मान लिया सिग्मा 3 है और ये आपका सिग्मा 1 है। तो यहाँ पे दिया गया है पी और क्यू है वो पॉजिटिव होंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये आपका पॉजिटिव वाले एक्सिस पे आ रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यूज है। शियर स्ट्रेस की वैल्यूज आप अगर इधर कैलकुलेट करोगे तो ये भी पॉजिटिव होंगी। तो यहाँ पे आर वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया और आपका पी फॉल्स है, तो यहाँ पे ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 446 में दिया गया है कि यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं पोर प्रेशर पैरामीटर ए और बी के रिगार्डिंग। पूछा है कि ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, बी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे ए और बी होते क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं क्या होता है। जब हम सिग्मा 3 को इंक्रीज करते हैं, अगर हम सेल प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, सिग्मा U3 है वो इक्वल आएगा बी इंटू सिग्मा 3 के। अब यहाँ पर बी है ये कांस्टेंट होता है जो कि CV अपॉन CS का फंक्शन है। हालांकि ये फॉर्मूला एग्जाम्स वगैरह में नहीं पूछा जाता है, जस्ट बी की वैल्यूज पूछी जाती हैं, तो आप उतना भी याद रखोगे तो सफिशिएंट होगा। तो क्या होगा, सिग्मा 3 में आपने डेल्टा से चेंज किया सिग्मा 3 को, तो उसको आप बी से मल्टीप्लाई करोगे तो यू में जो पोर वाटर प्रेशर में उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस होंगे वो आप निकाल सकते हो। ये वाले यहाँ पे बात हो रही है सिग्मा 3 की, यानी सेल प्रेशर की। दूसरा पैरामीटर होता है ए है ये डेविएटर स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर में रिलेशन बताता है कि अगर डेविएटर स्ट्रेस जो है उसमें डेल्टा से चेंज किया है तो पोर वाटर प्रेशर में चेंजेस डेल्टा यूडी होगा। ये कैसे निकाल देंगे, हम इसको ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए बार लिख देते हैं। अब ये कॉन्स्टेंट ही है, ऐसा नहीं है बी यहाँ पर जो आ रहा था और यहाँ पर जो आ रहा है ये दोनों सेम है। ए बी को इन्होंने नए कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर दिया ए बार से, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन को। अब कहीं पर भी आप सिग्मा 3 में चेंजेस कर रहे हो, डेविएटर स्ट्रेस में चेंज कर रहे हो सिग्मा डी में, आप उसका पोर वाटर प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा वो इस कंबाइंड इक्वेशन से निकाल सकते हो कि सिग्मा 3 में चेंजेस करने के कारण बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डेल्टा यू मिल जाएगा, और डेविएटर स्ट्रेस में जो चेंजेस किए हैं उसको हम ए बार से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें चेंजेस मिल जाएंगे जो पोर वाटर प्रेशर में होंगे। ए बार यहाँ पे क्या होगा, ए बी होगा, बी क्या होगा, बी ये ऊपर वाला ही है और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बार आ जाएगा। अब यहाँ पर बी की वैल्यूज है, ये मैक्सिमम होगी सैचुरेटेड सॉइल के, मिनिमम होगी ड्राई सॉइल के लिए, 0 से 1 के बीच में हमेशा वेरी करेगी। लेकिन ए की वैल्यू है वो काफी डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पर आप ये ग्राफ देखिए, बेसिकली ए की वैल्यू अलग अलग जगह पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग कंडीशंस के लिए। फेलियर में जो ए की वैल्यू होगी
जब फेल हो रहा है सॉइल सैंपल, उस टाइम जो ए की वैल्यू होगी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ए एएफ है यहाँ पर और ये ओवर कंसोलिडेशन रेशियो है। तो यहाँ पर जैसे-जैसे हम ओवर कंसोलिडेशन रेशियो है ये बढ़ा रहे हैं, ए की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। इस पर एक और भी क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी एई के एग्ज़ाम में कि ए की वैल्यू है क्या होगी अगर ओसीआर है ग्रेटर देन 4 है तो। तो यहाँ पर आप देखिए ये 0 है। यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी 4 पे ये 0 आ रहा है, मैं दूसरे कलर से शो करती हूँ, ये। जब ओसीआर 4 है तो ये 0 हो गया एएफ। इससे आगे की ओसीआर की वैल्यूज़ के लिए हम देखेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ आएँगी। तो वहाँ पे यही पूछा था कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अब क्या होगा, ए लाइज़ बिटवीन 0 एंड 1 नहीं, बी लाई करता है 0 और 1 के बीच में। बी लाइज़ बिटवीन 0 एंड 1 एंड ए कैन बी लेस देन 0 और ग्रेटर देन 1 यस, लेस देन 0 का भी हमने यहाँ पे देखा, ग्रेटर देन 1 का भी देखा। तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो गया, क्यू और आर है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 447 में दिया है कि एक 3 मीटर हाई वर्टिकल अर्थ रिटेनिंग वॉल है जिसमें ड्राई ग्रेनुलर बैकफिल है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है वो 30 डिग्री है, यूनिट वेट 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। तो वॉल को प्रिवेंट करने के लिए मतलब वॉल प्रिवेंटेड है यील्डिंग के लिए, इस केस में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हमें क्या लगाना होगा। दो चीजें यहाँ पे हैं, एक तो आपको थ्रस्ट कैलकुलेट करना है और थ्रस्ट हम कितना लगा रहे हैं कि वॉल का मूवमेंट को हम रोक पाए। तो वॉल मूव नहीं कर रही है यानी एट रेस्ट की कंडीशन है। तो आप कोफिशिएंट जो लोगे आप अर्थ प्रेशर का वो रेस्ट वाला लोगे। काफी बार स्टूडेंट्स को ये वाला फॉर्मूला नहीं याद रहता है। बेसिकली के ए का जो फॉर्मूला है इसी के ऊपर ऊपर वाली टर्म है ये। के ए का फॉर्मूला आपका ये होता है एक्टिव प्रेशर के लिए, इसके ऊपर वाला जो है ये होता है रेस्ट वाला के लिए फॉर्मूला। तो एक तो आपका के ए यहाँ से आ गया के जीरो आ गया, सॉरी 1 माइनस साइन फाई। सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं, फाई की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री, तो साइन 30 1/2 यानी के जीरो आपका आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पर अगर हम इसका प्रेशर डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर प्रेशर होगा के जीरो गामा एच और ये टोटल हाइट है एच। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या होगा, पर यूनिट लेंथ जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, इस प्रेशर डायग्राम का एरिया। तो क्या होगा प्रेशर डायग्राम का एरिया 1/2 इंटू बेस, बेस आपका है के जीरो गामा एच इंटू एच। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। के जीरो 1/2 आ रहा है, गामा आपका यहाँ पर दिया गया है 20, यूनिट्स का कुछ कन्वर्जन की जरूरत है नहीं, एच आपको दिया गया है यहाँ पे 3, तो ये 3 इंटू 3 हो गया, 4 से ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 45, सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 448 में दिया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। फर्स्ट में दिया है कि वाटर कंटेंट है वो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में होगा, तो सोइल है वो प्लास्टिक स्टेट में होगी, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है, ये श्रिंकेज लिमिट होती है, ये प्लास्टिक लिमिट और ये लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में प्लास्टिक स्टेट में रहती है सोइल। बी में दिया है कि बूसिनेस थ्योरी है, इसको हम यूज कर सकते हैं स्ट्रेटिफाइड सोइल्स के लिए। तो बूसिनेस थ्योरी में हम होमोजेनियस मटेरियल है ये अजम्पशन लेते हैं, तो हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेटिफाइड सोइल्स के लिए यूज की जाती है वेस्टरगार्ड थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज और इस पर काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सी में दिया गया है, ये गलत हो गया स्टेटमेंट, तो आंसर तो आपका यही हो जाएगा। हम आगे के स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। सी में दिया है कि स्टेबल स्लोप है, उसका जो इंक्लिनेशन होगा कोहेसिव सॉइल्स के केस में वो ग्रेटर होगा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से, ग्रेटर हो सकता है मतलब। तो अगर हम नॉन कोहेसिव सॉइल्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, जो भी स्लोप है ये स्टेबल स्लोप है, इसके लिए tan phi अपॉन tan i आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 1 के इक्वल हो रहा है तो उस केस में tan phi और tan i इक्वल होंगे। मतलब जैसे कि ये जो है ये स्टेबल स्लोप है तो ये एंगल है ये फाई के इक्वल होता है इस केस में नॉन कोहेसिव सॉइल्स में। लेकिन कोहेसिव सॉइल्स के केस में शियर स्ट्रेंथ का अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो इसमें यहाँ पर इस तरीके से एक सी की टर्म भी आती है, तो इसके कारण शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू ग्रेटर होती है और 5 डेज से ज़्यादा एंगल पे भी ये सॉइल्स हैं वो स्टेबल हो सकती हैं। आप एग्जांपल ये भी समझ सकते हो कि जो हमने एक्टिव प्रेशर की हम जो प्रेशर की इक्वेशन लिखते हैं एक्टिव प्रेशर के केस में, वहाँ पे हमने देखा है कि हम एक हाइट तक कट कर सकते हैं और वो स्लोप है वो स्टेबल रहेगा, वो एकदम वर्टिकल कट भी स्टेबल रहेगा। किसके कारण? सी के कारण, क्योंकि यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा कि ये वाला फॉर्मूला होता है -2 सी के का रूट, तो ये यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था।
तो हम कुछ एक क्रिटिकल हाइट तक इसको कट लगा के और ऐसे भी छोड़ सकते हैं बिना किसी सपोर्ट के। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जो 5 डेज़ से उससे ज़्यादा एंगल को भी इस जो स्लोप है वो स्टेबल होगा। स्टेटमेंट डी में दी है कि सैचुरेटेड डेंस फाइन सैंड है, उनमें ओवरबर्डन करेक्शन हम लगाते हैं। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट वैल्यू एक्सीड कर रही है 15 से। तो यहाँ पे कुछ एरर आती है टेस्ट में, जिसके कारण 15 से ग्रेटर हो जाती है वैल्यू, ऐसी कंडीशंस बनती हैं जबकि वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर बिल्टअप होता है। नेगेटिव प्रेशर बिल्टअप होने के कारण आपकी शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और ज़्यादा वैल्यू आती है, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लोज सेम पेनिट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड हो जाते हैं। तो इसलिए अब ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो हमें इसको कम करना पड़ेगा करेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 15 + n-15/2। तो यहाँ पर आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 449 काफ़ी सिंपल सा है। इसमें दिया है कि कौन सी कंडीशन पूछी गई, क्विकसैंड कंडीशन। तो क्विकसैंड कंडीशन सबको पता है कि आईसी इस केस में होता है g-1/1 + e, और ये आईसी है। ये कैसे निकालते हैं हम? ये निकालने के लिए हम सीपीएस फोर्स को इक्वल करते हैं ग्रेविटेशनल, जो इसका वेट है बेसिकली सोइल का, उसके सोइल के वेट के इक्वल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस केस में क्या होता है, आपका सिग्मा डेस 0 हो जाता है। सीपीएस के कारण अपवर्ड फोर्स लग रहा है, वेट के कारण डाउनवर्ड लग रहा है, टोटल इफेक्टिव वहाँ पे मतलब नेट इफेक्टिव स्ट्रेस जो आ रहा है, सिग्मा डेस जो आ रहा है इफेक्टिव स्ट्रेस, बेसिकली वो 0 हो जाता है। ये 0 होने के कारण इसका ये वाला फॉर्मूला था शियर स्ट्रेंथ का, और ये 0 होने के कारण शियर स्ट्रेंथ भी 0 हो जाती है। तो इस कंडीशन को क्विकसैंड कंडीशन बोलते हैं। कब अकर होगी? जब आई है वो आईसी के इक्वल हो जाए और सिग्मा डेस आपका उस केस में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 440 में दिया है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट में दिया है लेटरल स्ट्रेस जो सोइल में होगा जब हम ओडोमीटर में टेस्ट कर रहे हैं तो रेस्ट वाली कंडीशन होगी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई यहाँ पर मूवमेंट नहीं होता है, कोई सेटलमेंट हम अलाउ नहीं अज्यूम नहीं कर रहे हैं। हम मानते हैं कि वन डायमेंशनल कॉन्स्टलेशन हो रहा है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही सेटलमेंट हो रहा है। तो पी आपका करेक्ट हो गया। क्यू में दिया है कि एक परफेक्टली रिजिड स्टिफ फुटिंग है। तो डीपर डेप्थ में इसमें क्या होगा, सॉइल का टाइप कौन सा, सैंड डिपॉजिट है। डीपर डेप्थ में क्या होगा, वर्टिकल नॉर्मल कॉन्टेक्ट स्ट्रेस इसमें फुटिंग पे होगा, वो ग्रेटर होगा सेंटर से। तो क्या होता है, रिजिड फुटिंग के केस में सेटलमेंट तो आपका यूनिफॉर्म होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं है, तो ये बेंड वेंड नहीं होगी, ये एज इट इज सेटल होगी। तो एज इट इज सेटल है, इसी शेप में रहेगी, तो सेटलमेंट यूनिफॉर्म होगा। लेकिन सेटलमेंट यूनिफॉर्म होता है तो फिर जो स्ट्रेसेस है, जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं होता है। अब अगर मैं कोहेसिव सॉइल्स की बात करूं, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं और इसके पास में, ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो पार्टिकल्स सॉइल के नीचे हैं और इसके पास में जो पार्टिकल्स हैं, इनमें कोहेसिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। यहाँ से ये बॉन्ड आपको तोड़ना होगा, आपको इन फोर्सेस के अगेंस्ट एक्ट करना होगा। जबकि बीच में जो पार्टिकल्स हैं वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो सारे ही सेटल हो रहे हैं ना आसपास के पार्टिकल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये कौन सी सॉइल्स के लिए, सी सॉइल्स के लिए, कोहेसिव सॉइल्स के लिए। वहीं पे रिजिड फुटिंग का अगर आपको नॉन कोहेसिव सॉइल्स के लिए पूछा जाए तो इस तरीके से होगा कि अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर कोई कोहेसन एक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पर मैक्सिमम होगा स्ट्रेस। अब सी में दिया है कि रिजिड फुटिंग होगी तो वर्टिकल नॉर्मल कॉन्टैक्ट स्ट्रेस है, ये ग्रेटर होगा एट इट्स सेंटर। तो नॉन कोहेसिव सॉइल का हमसे पूछा है, सैंड नॉन कोहेसिव सॉइल है, तो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी क्यू आपका करेक्ट हो गया। आर में दिए है करेक्शन फॉर ओवरबर्डन प्रेशर एंड डायलेटेंसी आर नॉट अप्लाई टू मेजर एसपीटी वैल्यूज। अब ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी की भी क्या, कि इंटरप्रेट आपको किस तरीके से करते हो स्टेटमेंट को, उस पे है। काफी बुक्स में आपको ये करेक्ट स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर मिलेगा, काफी में इनकरेक्ट स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर मिलेगा। मेरा ओपिनियन इसमें यह है कि यहाँ पे दिया है कि ओवरबर्डन प्रेशर और डायलेटेंसी करेक्शन हम नहीं लगाते हैं क्ले डिपॉजिट्स के लिए। तो ये मुझे लग रहा है स्टेटमेंट पूरा सही नहीं है। हम डायलेटेंसी करेक्शन तो नहीं लगाते हैं क्ले के लिए, बट ओवरबर्डन प्रेशर हम लगाते हैं। तो मैं आर स्टेटमेंट को फॉल्स मान रही हूँ और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आंसर कर रही हूँ कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पी और क्यू तो ट्रू है, बट मुझे आर है वो फॉल्स लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 451 में दिया है कि एक सोइल है, इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें साइट पे, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट कंडक्ट किया गया एवरी 1.5 मीटर इंटरवल पर 30 मीटर डेप्थ तक। तो एट 3 मीटर डेप्थ पे क्या हुआ, हम उन्हें काउंट किया नंबर ऑफ ब्लोज सक्सेसिव 150 mm पेनिट्रेशन के लिए। समझ रहे हो आप, पेनिट्रेशन करवा रहे हैं।
30 मीटर की डेप्थ तक, 1.5 मीटर से 30 मीटर की डेप्थ तक। तो स्टार्टिंग का 3 मीटर होने के बाद हमने काउंट करना स्टार्ट किया और हमने क्या किया, ओवरबर्न्ड नंबर ऑफ हैमर हमने काउंट किए। यहाँ पे 150 का पेनिट्रेशन कराने में हैमर को कितने ब्लोज देने पड़ रहे हैं, उससे आगे वाले 150 के लिए कितने देने पड़ रहे हैं और इससे आगे वाले के लिए कितने देने पड़ रहे हैं। तो हम काउंट तो ये सारा करते हैं, लेकिन हम रिपोर्ट जब करते हैं, रिजल्ट में जो एन नंबर हम लिखते हैं, तो हम सिर्फ इसी का लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग 150 वाले को हम डिस्कार्ड कर देते हैं और ये वाला है, इसका सम है वो रिपोर्ट करते हैं कि लास्ट वाले 300 पेनिट्रेशन में नंबर ऑफ ब्लोज कितने लगे। तो वो यहाँ पे होगा 6 + 9 यानी 15। तो यहाँ पे सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 452 में दिया गया है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। फर्स्ट में दिया है कि क्ले डिपॉजिट है, उसका लिक्विडिटी इंडेक्स अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो स्टेटोप्लास्टिक कंसिस्टेंसी में होगा। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, WL नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन WP प्लास्टिक लिमिट अपॉन WL माइनस WP। ये आपका ग्रेटर देन 1 है, यानी WL माइनस WP आपका WL माइनस WP से ग्रेटर है। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि नेचुरल वाटर कंटेंट जो है वो लिक्विड लिमिट के वाटर कंटेंट से ज़्यादा है। तो इस केस में तो ये प्लास्टिक स्टेट में नहीं होगा, ये लिक्विड स्टेट में होगा, लिक्विड कंसिस्टेंसी होगी इसकी। तो आपका पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। बी में दिया है कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है, उसका कोहेशन 0 हो जाता है अगर हम उसको टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ट्रायक्सियल टेस्ट कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन। यानी कंसोलिडेशन स्टेज में हमने ड्रेनेज अलाउ किया है, सीरिंग स्टेज में नहीं किया है। तो इस केस में सॉइल है, जो कोहेसिव सॉइल है वो स्लरी के जैसे बिहेव करती है और अपना सारा कोहेशन लूज कर देती है। तो यहाँ पे कोहेशन इसका 0 हो जाता है। बी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सी में दिया है कि पॉइंट लोड के केस में बूसीनेस इक्वेशन प्रेडिक्ट करती है हायर वैल्यूज कंपेयर टू वेस्टगार्ड इक्वेशन। पूछा गया है यहाँ पे बीनीथ द लोड एज कंपेयर टू दिस। तो पॉइंट लोड के केस में 3Q/2 पाई और 1/z², इस तरीके से बूसीनेस वाला फॉर्मूला होता है और वेस्टगार्ड वाला कुछ इस तरीके से होता है। तो दोनों का कंपेयर करें तो बूसीनेस वाला वेस्टगार्ड का 3/2 यानी 1.5 टाइम्स ग्रेटर वैल्यू रिपोर्ट करता है, देता है हमें, अगर हम यूज करें मेथड को। तो डी में दिया है कि अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है, तो ये वाला स्टेटमेंट बेसिकली आपका सही हो गया। ये वाला भी बी भी सही हो गया। डी में दिया अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ स्टीम फाउंडेशन सपोर्टेड ऑन सरफेस ऑफ सैंडी सॉइल इंक्रीजेज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द फुटिंग। तो यहाँ पे कौन सी सॉइल की बात हो रही है, सैंडी सॉइल की बात हो रही है। इस केस में क्या होगा, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है ये इंक्रीज होगा विड्थ ऑफ द फुटिंग के प्रोपोर्शनली। तो QU का ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे, गामा DF NQ। गामा DF को कभी कभी हम Q से भी लिख देते हैं और ये 0.5 B गामा N गामा। तो यहाँ पे दिया है कि सरफेस पे है फुटिंग, तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो गई, ये वाली टर्म 0 होगी क्योंकि सैंडी सॉइल है तो कोहेशन नहीं है इसमें। तो सिर्फ यही बचेगा आपका जो बेयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला है उसमें, और इसमें हमें दिख रहा है कि ये बी के प्रोपोर्शनल होगा। तो डी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 453 में दी है कि ऑडियोमीटर अपैरेटस है, उसमें एक स्पेसिमेन है, फुली सैचुरेटेड क्ले है, इसमें कंसोलिडेटेड है अंडर ए वर्टिकल प्रेशर ऑफ 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेजेंटली इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर है। वो क्या होगा अगर हम स्ट्रेस को 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर देते हैं, यानी पहले स्ट्रेस था वो 50 था, कंसोलिडेटेड हो चुका है इसके अंदर, यानी पोर वाटर प्रेशर एस्केप कर चुका है। मैंने पहले भी किसी क्वेश्चन में आई थिंक ये एक्सप्लेन किया था आपको कि हम इससे रिलेट करते हैं इसको। ये एक स्प्रिंग है और यहाँ पे वाटर फिल किया हुआ है। तो अब हम जैसे जैसे यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, इनिशियली स्प्रिंग कोई लोड नहीं लेगी क्योंकि स्प्रिंग जब दब रही है वो कंप्रेस हो रही है, उसकी लेंथ डिक्रीज हो रही है तो वो लोड लेती है। तो इनिशियली सारा का सारा लोड जाएगा वाटर पे, इसके कारण पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाएगा और वाटर एस्केप करना स्टार्ट कर देगा अगर हमने ड्रेनेज अलाउ किया हुआ है तो इस केस में क्या होगा, वाटर एस्केप करेगा। वाटर एस्केप करेगा तो स्प्रिंग दबेगी थोड़ी और ये भी कुछ लोड लेगी, धीरे धीरे सारा लोड स्प्रिंग पे ट्रांसफर हो जाएगा। सेम मैकेनिज्म आपका होता है सॉइल के केस में। इनिशियली वाटर है वो सारा स्ट्रेस लेगा, फिर वो पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा और वाटर एस्केप करेगा और वो स्ट्रेस है वो सॉइल के पार्टिकल्स पे, सॉलिड के पार्टिकल्स पे ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे इनिशियली आपसे पूछा है जस्ट इमीडिएटली, तो लोड लगाते ही तो सारा लोड कौन लेगा, सबसे पहले वाटर लेगा। तो पोर वाटर प्रेशर है वो 100 से बढ़ जाएगा, पहले 50 था अभी 150 है, यानी चेंज से हमने कितना किया है
हमने 100 किलोमीटर स्क्वायर से बढ़ाया है, तो इमीडिएटली क्या होगा, सारा का सारा पोर वाटर प्रेशर में जाएगा और जो आपका स्ट्रेस था, कौन-कौन सा पूछा है, इफेक्टिव स्ट्रेस जो पहले था उतना ही रहेगा। तो ये 100 हो जाएगा पोर वाटर प्रेशर, ये 50 ही रहेगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये होगा कि ये 0 हो जाएगा और सारा का सारा इधर ट्रांसफर हो जाएगा। बट इमीडिएटली पूछा है तो सी आंसर होगा 50 आपका जो है उतना ही रहेगा इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 454 में दिया है कि यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग एमएच किससे मतलब एमएच से कौन सी सॉइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम यहाँ पर होती है इनऑर्गेनिक सिल्ट के लिए और ओ यहाँ पे होता है ऑर्गेनिक क्लेज के लिए। ऑर्गेनिक क्ले हो या सिल्ट हो, ओ है वो ऑर्गेनिक के लिए है और एम है वो इनऑर्गेनिक के लिए है। तो इनऑर्गेनिक सिल्ट हमें ये पता चल गया सिंबल से। अब यहाँ पे दिया गया है एच सिंबल यूज किया है, तो एच सिंबल किसके लिए करते हैं, जब आपका लिक्विड लिमिट है, ये बाउंड्री लाइन है, तो इधर अगर है तो हम एल लिखेंगे, इधर है तो एच लिखेंगे। यानी 50 से ज्यादा अगर लिक्विड लिमिट है तो हाई प्लास्टिसिटी की सिल्ट होगी वो। तो एम एच यहाँ पे है, यानी हमें पता चल गया कि उसकी लिक्विड लिमिट 50% से ज्यादा है और एम यूज किया है यानी इनऑर्गेनिक सिल्ट है। तो यहाँ पे ए आंसर आएगा। ए लाइन की इक्वेशन ये होती है, हालांकि इसकी हमें कुछ जरूरत पड़ी नहीं है, जो आईएस सॉइल क्लासिफिकेशन में होती है वही इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 455 काफी सिंपल सा है, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है आपको। नेचुरल लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, फ्लो इंडेक्स, ये सारी वैल्यूज दे दी गई हैं और आपसे पूछा गया है लिक्विडिटी इंडेक्स और टफनेस इंडेक्स। तो लिक्विडिटी इंडेक्स का ये फॉर्मूला होता है, इसमें आप वैल्यूज रखोगे 32 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 27, 0.15 आ जाएगा। टफनेस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है आईपी अपॉन आईएफ, तो आईपी 33 है, आईएफ क्या हो जाएगा, दिया गया है आपको क्वेश्चन में, नहीं दिया, अगर कभी कभी इस तरीके से भी आपको डेटा दे दिया जाता है तो आप इस तरीके से निकालोगे। जो ये ग्राफ बनाते हैं उसका स्लोप होता है, तो इसको इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, ये होती है फ्लो इंडेक्स। यहाँ पर तो आपको जस्ट वैल्यू ही दे दी है तो जरूरत नहीं पड़ी इसकी, तो सोल्व करोगे तो सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 456 में दिया गया है कि 4 डिफरेंट टाइप की सॉइल हैं, क्लासिफाइड हैं ये CH, ML, SP और SW से। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन किया गया है और पूछा है कि ऑप्शन जो दिए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। आपको क्या करना है, इनको हार्डली कंडक्टिविटी यानी परमेबिलिटी जो के होता है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होगा कि कोर्स ग्रेन सॉइल्स की परमेबिलिटी ज्यादा होती है फाइन ग्रेन सॉइल से। क्यों होती है, क्योंकि उनमें वॉइड्स होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। जैसे एक तो इतना बड़ा बड़ा सॉइल के पार्टिकल्स हैं, अब इनमें जो वॉइड बन रहे हैं वहीं पे आप बिल्कुल छोटे छोटे ले रहे हो, तो इनमें जो वॉइड्स बन रहे हैं तो ऑब्वियसली इनमें वॉइड्स होंगे, जो वॉइड्स होंगे वो स्मॉलर साइज के होंगे, इनके वॉइड्स हैं वो लार्ज साइज के हैं। दूसरा, आप एलन हेजल जो इक्वेशन होती है जिस पर भी काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे भी आप रिलेट कर सकते हो। इक्वेशन क्या कहती है कि सी के प्रोपोर्शनल होता है सी डी 10 स्क्वायर के। तो कोर्स ग्रेन सॉइल्स का D10 की वैल्यू ज्यादा होगी तो परमेबिलिटी ज्यादा होगी, फाइन ग्रेन की कम होगी तो परमेबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पर एम आता है सिल्ट के लिए, सी आता है क्ले के लिए। तो सबसे छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं क्ले के, तो सबसे लास्ट में आपका आएगा वो CH आएगा। तो इतने में ही आपका क्वेश्चन हो रहा है, कम से कम वाले को लास्ट में रखना है। इससे पहले अगर हम देखें तो सिल्ट आएगा, इससे पहले वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड में हम बात करें तो वेल ग्रेडेड की परमेबिलिटी ज्यादा होती है, तो SW यहाँ पे आएगा और फिर SP आएगा। हालांकि आपको यहाँ पर SW और SP का नहीं भी पता है, आप सिर्फ क्ले को ही अरेंज करोगे, इतने में भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और काफी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको अगर पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी आप आंसर कर पा रहे हो। तो क्वेश्चन स्किप करने से पहले एक बार ऑप्शन जरूर देखने चाहिए आपको, किसी भी एग्जाम में आप अपेयर हो रहे हो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। काफी बार एलिमिनेशन से भी हो जाती हैं चीजें, तो यहाँ पर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 457 में दिया गया है कि सिग्मा डेस V है, ये वर्टिकल वाला स्ट्रेस है, सिग्मा डेस H है, ये हॉरिजॉन्टल वाला स्ट्रेस है। फेलियर हो रहा है वो रैंकाइंस पैसिव अर्थ प्रेशर कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो सिग्मा डेस V और सिग्मा डेस H में क्या रिलेशन होगा, कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि Kp होता है जो पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए कोफिशिएंट, वो होता है 1 + sin⁵ अपॉन 1 - sin⁵। आपको इस फॉर्मूले से पता चल रहा होगा कि ऊपर जो न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी नीचे वाली वैल्यू से, तो हमेशा Kp आपका ग्रेटर देन 1 होगा। सिग्मा H हम निकालते हैं तो Kp इंटू सिग्मा V करते हैं, तो Kp अगर बड़ा होगा तो इस केस में सिग्मा H आपका बड़ा आएगा सिग्मा V से। ये इफेक्टिव वाला स्ट्रेस है तो इन्होंने डेस लगाया है, ये हम भी लगा देते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि सिग्मा डेस एच बड़ा होगा सिग्मा डेस वी से, यानी ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 458 में दिया गया है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर पूछा गया हमसे सॉइल सक्शन हेड के बारे में और के जो हार्डली कंडक्टिव है वो कैसे चेंज होंगे दोनों पैरामीटर अगर हम मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज करते हैं। तो जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो सॉइल सक्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल पहले तो पूरी की पूरी सॉइल है वो सेचुरेटेड थी। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट रिड्यूस करेंगे धीरे धीरे वाटर यहाँ पे आ जाएगा और मेनिस्कस की फॉर्म में आ जाएगा। ये ब्लू कलर से मैं वाटर को शो कर रही हूँ, इस तरीके से ये स्पेसेज है इनमें मेनिस्कस बना के रहेगा। और हम वाटर कंटेंट को डिक्रीज करेंगे तो मेनिस्कस है इसकी जो रेडियस है वो घटती जाएगी। मेनिस्कस ये वाली शेप ले लेगा, ये वाली शेप ले लेगा। जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है मेनिस्कस की, ये डिक्रीज होती रहती है और ये पूरा मेनिस्कस ब्रेक हो जाएगा अगर वाटर कंटेंट बिल्कुल जीरो हो जाए तो। अब सक्शन क्या है? सक्शन ये है कि जो हमें इस वाटर को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के लिए नेगेटिव प्रेशर लगाना पड़ रहा है, बेसिकली वो सक्शन है। कैपिलरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो कैपिलरी में जो फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में होता था वही चीज होती थी कि यहाँ पर ऊपर वाला जो ये ट्यूब है ये अट्रैक्ट करती थी एडेसिव फोर्सेज के कारण, वाटर यहाँ पे राइज हो जाता था ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो सेम वो चीज यहाँ पे हो रही है। कैपिलरी फोर्सेज यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं, एडेसिव फोर्सेज सोइल पार्टिकल्स लगा रहा है जिसके कारण ये यहाँ पे हेल्ड रहेगा। तो इसको अगर हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें नेगेटिव प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा। तो सक्शन हेड, अब वाटर कंटेंट चेंज होने से हमने देखा कैसे जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट घटा रहे हैं सक्शन हेड हमारा बढ़ रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि अगर थीटा को इंक्रीज करेंगे, थीटा को इंक्रीज करोगे तो आपका सक्शन हेड डिक्रीज होगा क्योंकि वाटर वहां पे कम प्रेजेंट होगा और फिर मेनिस्कस होगा उसकी कर्वेचर ज्यादा होगी, इस तरीके से होगा मेनिस्कस। और जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट घटाते हैं इन मेनिस्कस की ये शेप लेगा, ये शेप लेगा और फाइनली ब्रेक हो जाएगा। तो काम की बात ये हमारी कि थीटा इंक्रीज करेंगे इससे तो सक्शन हेड वो डिक्रीज होगा, सैचुरेशन पे ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है और ड्राई सॉइल होगी तो मैक्सिमम होगा। एक तो ये पूछा है हमसे, दूसरा पूछा है परमेबिलिटी यानी हार्डली कंडक्टिविटी। हार्डली कंडक्टिविटी के केस में क्या होता है, जैसे जैसे हम मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते हैं परमेबिलिटी हमारी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि पहले जो वॉइड्स थे उनमें एयर प्रेजेंट थी, वॉइड्स में एयर प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है वो ब्लॉक कर रही थी पाथ को, तो वाटर को पास होने के लिए स्पेस था जो अवेलेबल पाथ था वो कम था। जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे एयर को हम वाटर से रिप्लेस करेंगे और वाटर का मूवमेंट ज्यादा इजीली होगा तो परमेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, यानी शायद डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 459 में दिया गया है कि यहाँ पर जो ये दो कॉलम दो ग्रुप दिए गए हैं इनको मैच करना है हमें। फर्स्ट में दिया है नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए ओसीआर जो ओवर कंसोलिडेशन रेशियो होता है वो 1 होता है। ये किसका रेशियो है ओसीआर? पहले से जो लोड लगा है मैक्सिमम सोइल में अभी तक वो क्या है और अभी करंटली जो लोड लग रहा है वो क्या है। तो अगर नॉर्मली कंसोलिडेटेड है अभी जो उस पर स्ट्रेस हम लगा रहे हैं वो अभी तक का मैक्सिमम स्ट्रेस है, तो ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू सेम होंगी, ओसीआर 1 आ जाएगा। ओवर कंसोलिडेटेड हुई तो अभी जो उस पे स्ट्रेस लग रहा है उससे ज्यादा स्ट्रेस पहले उस पे लगा हुआ है, पहले झेला उसने उतना स्ट्रेस, तो ऊपर वाला वैल्यू ज्यादा होगी नीचे वाली कम होगी तो ग्रेटर देन 1 आ जाता है। तो हमारा इतना हो गया कि 1 में एस होगा। दो ऑप्शन आपके बच रहे हैं यहाँ पे। 4 में आर होगा, क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी है तो इस केस में होगा लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50 है। आपको पता ही है कि 35 to 50 इंटरमीडिएट होता है, 50 से ग्रेटर होने पे हाई के कैटेगरी में रखते हैं हम। सेंसिटिविटी अगर 16 से ग्रेटर है तो उस क्ले को क्विक क्ले बोला जाता है। ये इतनी ज्यादा सेंसिटिव है कि रिमोल्डिंग है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है। जैसे क्योंकि कहीं पर ये क्ले प्रेजेंट है, आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो और उसके कारण इसकी रिमोल्डिंग हो गई, इसके कारण इसकी शियर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है और इसमें स्लाइड्स वगैरह लैंडस्लाइड इस तरीके के इश्यूज हो सकते हैं। तो क्विक क्ले आपका हो गया 5, पी हो गया, सॉरी 5 नहीं, तो 2 में पी हो गया, 3 में आपका क्यू हो जाएगा। सैंड इन क्रिटिकल स्टेट होगा तो डायलेशन एंगल है वो 0 होगा। सैंड क्रिटिकल स्टेज में क्या होती है, जब ये डिफॉर्म होने लग जाती है कंटिन्यूअसली एट ए कांस्टेंट स्ट्रेस, ये हम कह सकते हैं काइंड ऑफ फ्लूइड ये बिहेव करने लग जाती है, तो इस केस में डायलेशन एंगल जो है ये 0 हो जाता है। तो यहाँ पर ए हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 460 आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ये गेट का क्वेश्चन है 22 का। यहाँ पर दिया गया है कि रैंकाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग, रैंकाइन जो अर्थ प्रेशर थ्योरी होती है उसके अकॉर्डिंग फेलियर प्लेन है
उसका इंक्लिनेशन 45 प्लस 5/2 डिग्री होगा विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और पूछा है कि ये स्टेटमेंट कौन कौन से के लिए करेक्ट है, कौन से मतलब एक्टिव प्रेशर पैसिव प्रेशर किसके लिए करेक्ट है किसके लिए नहीं है। तो यहाँ पे पहले हम ये वाला कंडीशन देख लेते हैं एक्टिव प्रेशर वाली, जहाँ पे सिग्मा 3 आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है और सिग्मा 1 आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। इस केस में क्या के की वैल्यू बेसिकली आपकी 1 से कम होती है, तो सिग्मा एच आपका आता है वो सिग्मा वी से कम आता है, तो ये आपका मेजर हो गया, ये माइनर हो गया। अब की इस केस में अगर हम और सर्किल प्लॉट करेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा। ये वाला पॉइंट है, ये फेलियर प्लेन को डिनोट करता है। हम यहाँ पर ये अगर लाइन बनाते हैं जिसका एक इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे वो सी है और ये वाला एंगल है ये फाई है। एंगल फाई यहाँ पर भी दिखा सकते हैं हम, यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, सेम ही होंगे दोनों एंगल। तो यहाँ पे डी वाला पॉइंट फेलियर को डिनोट कर रहा है, तो फेलियर के लिए जो एंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल होगा 2 थीटा होगा। यहाँ पर अब आप फाई और इसमें 2 थीटा में रिलेशन निकाल सकते हो। 2 थीटा को आपको फाई की फॉर्म में निकालना है तो कैसे निकालोगे? आपको पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में बन रहा एंगल है। ये एंगल फाई है तो और ये वाला एंगल होगा 180 माइनस 2 थीटा। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? मुझे ट्राइंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम है वो 180 के इक्वल करना है, तो फाई प्लस 90 प्लस 180 माइनस 2 थीटा, थीटा एफ लिख देती हूँ मैं, फेलियर प्लेन के एंगल की हम बात कर रहे हैं। दिस शुड बी इक्वल टू 180। यहाँ से 5 प्लस 90 आपका आ गया है थीटा एफ, 2 थीटा एफ, और थीटा एफ आ जाएगा 5/2 प्लस 45 डिग्री। ये एंगल किसका आया है? ये एंगल ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के साथ में बनाता हुआ जो पॉइंट डी है, ये जो फेलियर को डिनोट कर रहा है, ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन के साथ में 2 थीटा एंगल बना रहा है। तो एक्चुअल में फील्ड में जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा। किसके साथ बनेगा ये एंगल? इस वाले प्लेन के साथ, क्योंकि ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन है। यहाँ पर स्ट्रेस एक्ट कर रहे हैं वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला एंगल आपका आ गया 45 डिग्री प्लस थीटा बाई 2, 5/2 सॉरी। ये कौन से वाले केस के लिए आया है? अभी हमने एक्टिव प्रेशर को डिस्कस किया। अब यहाँ पर आपको किसके साथ एंगल पूछा गया? डायरेक्शन ऑफ द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो माइनर प्रिंसिपल प्लेन ये है और इस पे स्ट्रेस की डायरेक्शन ये है, तो इसके डायरेक्शन के साथ में ये एंगल बन रहा है, थीटा एफ बन रहा है, जो कि 45 डिग्री प्लस 5/2 है एक्टिव प्रेशर के केस में। अब पैसिव प्रेशर के केस में भी कंडीशन ट्रू होगी। वैसे तो आप इन जनरल ये फॉर्मूला ही याद रख लो, ये दोनों केसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। आपको थोड़ा अच्छे से समझना हो तो आप इसी में देख लीजिए, उसमें क्या होगा, ये आपका सिग्मा वी हो जाएगा, ये आपका सिग्मा एच हो जाएगा। सेम ऐसे ही कंडीशन बनेगी सिग्मा एच के साथ। ये जो एंगल बना रहा है ये क्या आएगा? ये 2 थीटा आएगा और इसको हम इस तरीके से सोल्व करेंगे तो 45 प्लस 5/2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पैसिव वाला केस बना रही हूं मैं। ये वाला है माइनर स्ट्रेस और ये वाला आपका मेजर स्ट्रेस हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि केपी आपका ग्रेटर देन 1 होता है। तो सिग्मा वी आपका, सिग्मा एच आपका आएगा वो सिग्मा वी से ग्रेटर आएगा। अब माइनर प्रिंसिपल प्लेन ये है, इस पर स्ट्रेस की डायरेक्शन है वो ये है, और आपका थीटा एफ कैसे लोकेटेड होगा? थीटा एफ तो मेजर वाले से लोकेटेड होता है हमेशा, तो थीटा एफ इससे इस तरीके से थीटा एफ लोकेटेड होगा। अब आपसे पूछा है कि जो स्ट्रेस की डायरेक्शन है, इसके स्ट्रेस की डायरेक्शन आपकी ये है, प्लेन आपका ऐसे है, तो इनका बीच का एंगल तो थीटा एफ ही है ना अभी भी। तो दोनों केसेस में कंडीशन है वो सेम रहेगी। डिफरेंस ये होगा कि जब हम एक्टिव वाले को बना रहे हैं तो सिग्मा वी सिग्मा एच ये हो, सॉरी सिग्मा वी ये होगा वर्टिकल वाला, तो कंडीशन है ये सेम रहेगी। डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ मोर सर्किल हम प्लॉट कर रहे हैं इसमें आएगा। जब हम एक्टिव प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हमारा सिग्मा एच है वो कम है, सिग्मा वी ग्रेटर है, तो सिग्मा वी यहाँ पे आएगा आपका और सिग्मा एच यहाँ पे आएगा, और इस तरीके से आपका मोर सर्किल बनेगा। वहीं पे जब हम पैसिव प्रेशर की बात कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? सिग्मा एच ग्रेटर होगा सिग्मा वी से, तो सिग्मा वी यहाँ पे आ जाएगा, सिग्मा एच यहाँ पे आ जाएगा। मेजर वाले के साथ एंगल सेम रहेगा, तो माइनर प्लेन की जो डायरेक्शन है स्ट्रेस की वो वही है जो मेजर प्लेन है, तो वो एंगल है वो हमेशा सेम रहेगा बेसिकली। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन सी आएगा, बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव स्ट्रेस स्टेट्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।